Well, Assalamu alaikum, dear students. I'm Engineer Abdul Basit, and the topic we are going to discuss here is the continuation of that previous topic, TK, in which we have discussed about compression members. So, here in today's tutorial, we are going to, or you can say in the upcoming two tutorials, we are going to discuss the procedure for the design of compression members. Okay, so the main important thing here is the modified slenderness ratio in this design procedure. And why it is so? Because in normally in normal cases we use the built up members as compression members, unlike the tension members जो हमारे पास हम यूज़ करते थे. टेंशन मेंबर में सिंपल एक हॉट रोल शेप भी इस्तेमाल हो सकता था, ठीक है. बट हियर इन दिस design of compression members, we particularly use or prefer to use the built up members because यहाँ पे जो buckling के chances है वो ज़्यादा होती है और उसको हम कॉप अप करने के लिए थोड़ा यूज़ करते हैं, built up members यूज़ करते हैं, ठीक है. So here we have modified slenderness ratio. The first thing is modified slenderness ratio actually refers to the slenderness ratio of the built up members, ठीक है. जब आप दो मेंबर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं और इससे एक नया मेंबर बना देते हैं, दो हॉट रॉड मेंबर्स को, जैसे कि दो एंगल शेप्स को आप कनेक्ट करके एक नया मेंबर बनाते हैं, तो उस नई मेंबर की स्लेंडरनेस रेशो अब क्या होगी, एंड वो जो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, दिस इज कॉल्ड मॉडिफाइड स्लेंडरनेस रेशो, ठीक है जी. तो वो मॉडिफाइड स्लेंडरनेस जो हम कैलकुलेट करते हैं, देन वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशन, और यू कैन से थ्री कंडीशंस, ठीक है. नंबर वन, वी हैव स्नग टाइट कनेक्शंस. उसके लिए मॉडिफाइड स्लेंडरनेस रेशो कैलकुलेट करने का एक अलग तरीका है. देन वी हैव दैट टर्न ऑफ नट मेथड, जो इसको स्नग टाइट करने के लिए टर्न ऑफ नट मेथड में हम इसको टाइट करते हैं. कैसे टाइट करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा. और उसके अलावा फिर हमारे पास स्लिप क्रिटिकल कनेक्शंस हैं, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस स्नग टाइट कनेक्शन. सिंपल, जब आप दो प्लेट्स को आपस में कनेक्ट करते हो और उनके दरमियान एक बोल्ट लगा लेते हो, ठीक है, तो जितना आपके हाथ में रेंच है और जितना उसको आप टाइट कर सकते हो विद योर आर्म पावर, ठीक है, जितना आप इसको टाइट कर सकते हो सिंपल मैनुअली, दिस इज कॉल्ड स्नग टाइट कनेक्शन. आप उसको टाइट कर लो and that connection will be the snug tight connection. Technically speaking, when जब two plates आप connect करते हो with the help of a bolt, and the bolt is tightened to such an extent with the help of a wrench that the two plates are in firm contact with each other. दोनों प्लेट्स हमारे पास एक दूसरे के साथ एक अच्छी कंटेक्ट में आ जाते हैं, ठीक है. लेकिन जो हमारे पास यहाँ बोल्ट लगा हुआ है, दिस बोल्ट इज़ नॉट इन टेंशन. ये बोल्ट, इसमें कोई टेंशन नहीं आती, बस ये जितना नॉर्मली इसको आप टाइट कर सकते हो टाइट कर लेते हो, लेकिन ज़्यादा टाइट नहीं करते कि इसमें कनेक्शन वो टेंशन आ जाए, ठीक है जी. सो ये जो हमारे पास नॉर्मली जो भी लेबर होता है, जितना भी वो विद द हेल्प ऑफ अ रेंच और आर्म पावर से जितना टाइट कर सकता है, दिस इज कॉल्ड स्नग टाइट कनेक्शन, ठीक है. नाउ सिंपल, यू कैन सी दिस इज़ अ रेंच, और दिस इज़ जिस तरह नॉर्मल हम अपनी लैंग्वेज में इसको चाबी कहते हैं, तो ये एक वो है, ठीक है, रेंच है, और इसके जरिए से आप जितना नॉर्मली इसको कनेक्ट कर सकते हो. सो दीज टू प्लेट्स जो आप कनेक्ट हुए हैं, now these two plates are in firm contact with each other, and also the bolt is not in tension. Now turn off nut method specifically refers to कि जब हमारे पास ये बोल्ट है ना, इसको हम कितना टाइट करते हैं. सो दिस टाइटनेस विल बी denoted by, or you can say explained by, or measured by with the threads that are gone off, ठीक है. जो बोल्ट आप इस तरह इस नट को घुमाओगे, तो बोल्ट का जितने थ्रेड्स आपको नज़र आएंगे, ज़्यादा थ्रेड्स नज़र आएंगे, सो इट मीन कि आपने ज़्यादा टाइट किया हुआ है. और कम थ्रेड्स नज़र आएंगे, सो इट विल रेफर टू बी लाइक कि हमारे पास कम टाइटनेस हुई है. तो आप एक प्री डिफाइंड थ्रेड्स अपने लिए डिसाइड करते हो कि इतने थ्रेड्स मैंने जाहिर करने हैं, इसमें इतना मैंने टाइट करना है, ठीक है. और यू कैन से आप आर्टिफिशियली ये कर लेते हो कि इतने मैंने राउंड्स इसको देने हैं, ठीक है, आफ्टर स्नग टाइटनेस, ठीक है. तो वो जो आप प्री डिफाइंड आपके पास एक टर्निंग के लिए आपने एक लिमिट रखी हुई है, मेजरमेंट रखी हुई है, दिस इज कॉल्ड टर्न ऑफ नट मेथड, ठीक है. उसके ज़रिए से हम स्लिप क्रिटिकल कनेक्शन हासिल कर सकते हैं.
और जो हमारे पास और भी डिफरेंट टाइप्स के कनेक्शन है वो हम इसके ज़रिए से इसी मेथड के थ्रू हम अपना टाइटनेस और ये प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं इसके लिए. Now moving on, this is again you can see it here, the threads can be visible on the downside side. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है. Now shear connectors staplets between elements. ठीक है, straight away I am coming to this thing. Let's say हमारे पास दो प्लेट्स है या एंगल्स है. ठीक है, इन दोनों में आप अब सिंपल हमारे पास ऐसी कंडीशन है, दो प्लेट्स है. ठीक है, इस एक पे आप फोर्स अप्लाई करोगे तो ये अलग से बेंड हो जाएगा, बकलिंग इसमें आ जाएगी. इस पे आप कोई फोर्स ऊपर से अप्लाई करते हो तो ये उसमें बकलिंग आ जाएगी. ठीक है, तो दोनों में अलग अलग बकलिंग आना आसान चीज़ है. ठीक है, सो उसको कॉप अप करने के लिए हमारे पास एक नया तरीका है, दैट इज़ कॉल्ड you can say एक different method है, not a new method, this is a different method. ठीक है, where you can install staplets between these two plates and connect these two plates with each other to work as a single member. ठीक है, तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर लोगे तो तब आप इस पे कोई फोर्स अप्लाई करोगे, सो ये इस तरह से बेंड हो जाएंगे. ठीक है, but in this case you can see there is no any connection between these two plates. ठीक है, कोई कनेक्शन नहीं है. लेकिन if you install these staplets over here, ये देखिए, these are staplets. ठीक है, ये जो आपको ब्लू में ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं, these are staplets. ठीक है, तो now you can see कि जब आप यहाँ पे कोई फोर्स अप्लाई करोगे एंड बकलिंग आएगी, so this inside member, this will be in compression and will tends to be shortened. ठीक है, ये थोड़ा shorten होने की कोशिश करेगा and this will be in tension. ठीक है, this member and it tends to elongate a bit. ठीक है, and similarly the neutral axis is undisturbed. थोड़ा हमारे पास neutral axis बिल्कुल सीधा साधा है, वो सीधा ही है. ठीक है, उसमें सीधा नहीं है, बेंडिंग इसमें भी आई हुई है, but this is neither in compression nor in tension. ठीक है, neutral axis इसी को कहते हैं. लेकिन on the neutral axis the staplets situation will be like this. ठीक है, यहाँ पे देखें, ये एक मोमेंट अप्लाई कर रहा है, ये इस पे इस तरह मोमेंट अप्लाई कर रहा है. एंड सिमिलरली सो यू कैन से कि जो हमारे पास स्टेपलेट्स है, दीज आर अंडर ट्विस्टिंग. ठीक है, यहाँ पे टॉर्जन आ रही है. ठीक है, और जो हमारे पास सिचुएशन है प्लेट्स की, वो इस तरह है. ठीक है जी, तो जब आपके पास ये मेंबर ऐसे बेंड हो जाता है कि आपका जो यहाँ पे कंडीशन होती है वो इस तरह से हो जाए जो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, तो इसके लिए आपको फिर एक नई स्लेंडरनेस रेशो डिफाइन करनी होती है फॉर दिस बिल्ट अप मेंबर, एंड दैट इज कॉल्ड मॉडिफाइड स्लेंडरनेस रेशो. ठीक है, अब ये सारी स्टोरी मैंने क्यों सुनाई, ये आपको 2-3 स्लाइड्स बाद आपको ये सब कुछ समझ आएगा. ठीक है, सो हियर यू कैन से you can see that we have an angle shape. This is an angle shape, angle section, and both are connected to each other in this way. ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टेपलेट्स लगे हुए हैं जो अभी मैंने यहाँ पे जाहिर नहीं किए. ठीक है, and we have two axes, y axis and x axis. So these two connected members can uh, buckle on either axis, that is x axis and y axis. किसी पे भी ये बकल हो सकता है, x पे भी हो सकता है, y पे भी हो सकता है. ठीक है जी, सो लेट्स से अगर y एक्सिस पे बकल होगा, सो दिस विल बी द सिचुएशन. ठीक है, एंड दिस रेड वन इज शोइंग दिस वन, वाइट वन इज शोइंग दिस वन, इस तरह से ये बकल हो जाएगा. ठीक है, और अगर इसमें स्टेपलेट्स में शो कर लूँ, सो दिस विल बी द सिचुएशन. अब देख ले, जो मैं डिस्कस कर रहा था वही सिचुएशन है कि नहीं है. दिस इज इन कंप्रेशन, दिस वन इज इन टेंशन, एंड दिस वन इज इन ट्विस्टिंग. ये स्टेपलेट्स हमारे पास ट्विस्टिंग टॉर्जन है यहाँ पे. ठीक है जी, लेकिन अगर आप इसको अबाउट एक्स एक्सिस बेंड कर ले, दिस इज एक्स एक्सिस है, देखें दिस इज एक्स एक्सिस, तो इसके अबाउट आप इसको बकल कर ले, सो दिस विल बी द सिचुएशन. So you can say neither this one is in compression, neither this one is in compression, neither this one is in tension, neither this one is in tension, and there is no any force acting on the staplets. Staplets भी बस आसानी से उसी की तरह move हो गए हैं, so there is no any pressure. Like say you can say कि जो pressure इस पे act कर रहा है, या twisting या torsion या compression कुछ act कर रहा है, this is minimal. ठीक है, and it can be neglected. ठीक है, बहुत ही कम लग रहा है. So in this case
आपका जो सिचुएशन है, दिस इज एक्टिंग लाइक अ सिंपल मेंबर, पूरा सिचुएशन सिंपल मेंबर की तरह है, ठीक है। देयर इज नो स्पेशल कंडीशन फॉर इट, ठीक है। सो इन दिस केस आप मॉडिफाइड स्लेंडरनेस रेशो फाइंड आउट नहीं करोगे, देयर इज नो नीड टू डू इट। मॉडिफाइड स्लेंडरनेस रेशो कब आप करोगे ये सब कुछ? फॉर दिस कंडीशन, जब आपके पास ऐसे होगा कि यहाँ पे कंप्रेशन, यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे टॉर्जन, इस तरह की सिचुएशन आ जाए, बहुत ही सिचुएशन अगड़म अगड़म सी हो गई है, सो इन दिस केस आप मॉडिफाइड स्लेंडरनेस रेशो इस्तेमाल करोगे, ठीक है। नाउ हाउ टू कैलकुलेट दिस मॉडिफाइड स्लेंडरनेस रेशो? सो हियर इज द whole procedure for it. All these terms will be used in the modified slenderness ratio, ठीक है। Here is the equation for that simple condition, this thing, ठीक है। KL divided by R, this is called slenderness ratio. I told you earlier, K is the length reduction factor, this is that unsupported length, this is that radius of gyration, so this is slenderness ratio. So if M is written over here, this means this is modified slenderness ratio, and under the root KL divided by R, or this is original slenderness ratio of the member, this is individual slenderness ratio of the member, square under the root, ठीक है। Now what does it mean by all these terms? So here it is, we'll explain in detail. This A refers to the distance between the connectors, okay. So we have these connectors, these are the connectors, so the distance between these two connectors is called A, this is A, okay. Now Ri, this is minimum radius of gyration of the individual component, so we have two components connected, ठीक है। so दोनों का अपना अपना आप radius of gyration कर लो, ठीक है, and then take the minimum of it, ठीक है। जो इसमें मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन होगा, अबाउट वाई एक्सिस मिनिमम है, अबाउट एक्स एक्सिस मिनिमम है, जो भी है वो हमारे पास आर आई कहलाता है, ठीक है। नाउ ए डिवाइड बाई आर आई इज द लार्जेस्ट कॉलम स्लैंडरनेस रेशो ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट। नाउ ए डिवाइड बाई आर आई हमारे पास क्या है? इंडिविजुअल स्लैंडरनेस रेशो है, ठीक है। अब मैं आपको सिंपल बता दूं, जब यहाँ पे दो कनेक्शन, दो मेंबर्स, हम यहाँ पे दो स्टेपलेट्स लगा लिए हैं, तो इन दोनों के दरमियान ये डिस्टेंस है, तो स्लेंडरनेस रेशो इंडिविजुअली जो हमारे पास असरअंदाज होती है, इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशो है ऑफ द इंडिविजुअल मेंबर, वो कहाँ से कहाँ तक है? इधर से लेकर इधर तक, ये जो पार्ट है अगर ये इंडिविजुअली बकल हो जाता है, लाइक शोन इन दिस फिगर, यहाँ पे, हाँ दिस, ठीक है, यहाँ पे, सो देन इट इज़ द इंडिविजुअल स्लेंडरनेस रेशो। यहाँ पे इंडिविजुअल स्लेंडरनेस रेशो की ज़रूरत पड़ती है, पूरे मेंबर के लिए नहीं, सो दैट्स व्हाई ए डिवाइड बाई आर आई इज़ यूज्ड, ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास ये टाइम टू टाइम और भी क्लियर हो जाएगा। नाउ हियर इट इज़ आर आई बी, दिस इज़ द रेडियस ऑफ gyration ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट relative to its centroidal axis parallel to the member axis of buckling। जो हमारे पास मेंबर एक्सिस ऑफ बकलिंग होता है उसके अगेंस्ट जो इंडिविजुअल कंपोनेंट का वो है रेडियस ऑफ gyration है, दिस इज कॉल्ड आर आई बी, एंड दिस इज यूज्ड इन पर्टिकुलर केसेस, नॉर्मल केसेस में हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। के एल डिवाइड बाई आर इज द स्लेंडरनेस रेशो, एंड विच स्लेंडरनेस रेशो? कॉलम स्लेंडरनेस रेशो ऑफ बिल्ट अप मेंबर एज अ होल, ठीक है। सारे बिल्ट अप मेंबर का एक ही स्लेंडरनेस रेशो है, दिस इज के एल डिवाइड बाई आर। सो नाउ आई थिंक आपको मॉडिफाइड का और इसका पता चल गया होगा। जो हम पहले इस्तेमाल करते थे इन द कंप्रेशन टेंशन मेंबर्स, वो क्या था? दिस वाज आल्सो अ स्लेंडरनेस रेशो, के एल डिवाइड बाई आर, वहाँ पे भी स्लेंडरनेस रेशो था बिल्ट अप मेंबर्स के लिए, ठीक है। लेकिन वो जो स्लेंडरनेस रेशो था वो ये था, के एल डिवाइड बाई आर ओ। उसमें देयर वाज नो एनी एक्सप्लेनेशन फॉर either one member is in compression or other is in tension, staplets लगे हुए हैं और ये twisting है और ये चीज़, this condition was not included। यहाँ पे ये included है, and this is now the modified slenderness ratio of the built up member as a whole, ठीक है। and this is that slenderness ratio, common slenderness ratio जो normally हम calculate करते हैं। sorry, alpha is a separation ratio which is h divided by 2 RIB, ठीक है, which is the height, and 2 RIB तो मैं अभी explain कर चुका हूँ। So this is called alpha। H is actually the distance between centroid of the
you can say height of the between the centroid of the individual components perpendicular to the member axis of buckling. ठीक है जी. Now here it is, two members आपस में स्ट्रेट अवे आप कनेक्ट कर लेते हो, बोल्टेड कर लेते हो, सो यहाँ पे शेयर क्रिएट होगा. सो दैट्स वाई यहाँ पे जो हम स्टेपलेट्स लगा लेते हैं, दीज आर कॉल्ड शेयर कनेक्टर्स एज वेल. स्टेपलेट्स, शेयर कनेक्टर्स. ठीक है, ये सारी कंडीशन मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ. ठीक है, लेट्स से हमारे पास एक ट्रस है और इसमें हमने ये एक मेंबर इसमें से एक ले लिया है कंप्रेशन मेंबर्स. ठीक है, और ये कंप्रेशन मेंबर हमारे पास लेट्स से ऐसे कंडीशन में है कि यहाँ पे एक गसेट प्लेट है, यहाँ पे गसेट प्लेट है और दरमियान में दो एंगल प्लेट्स है, एंगल सेक्शन से आपस में कनेक्ट है, डबल एंगल सेक्शन. ठीक है, गसेट प्लेट्स को कनेक्ट करती है. ठीक है जी. अब इस कंडीशन को आप दूसरे एक डायरेक्शन से देखेंगे. सो दिस इज द स्टेप प्लेट, दिस इज द स्टेप प्लेट, दिस इज द गसेट प्लेट, दिस इज द गसेट प्लेट एंड एंगल एंगल. ठीक है, दिस विल बी सिचुएशन. इसको थोड़ा आप इस तरह देख ले. सो दिस विल बी इन टेंशन, दिस इज इन कंप्रेशन एंड दिस इज इन, दीज आर शेयर कनेक्टर्स विच आर इन टॉर्शन. ठीक है, अब इसके लिए आपको स्लेंडरनेस रेशो चाहिए. सो दिस में भी द सिचुएशन जिस तरह मैंने आपको बताया है, दिस इज दैट स्मॉल ए, द डिस्टेंस, क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेपलेट्स, दिस इज कॉल्ड ए, और इन दोनों के दरमियान ही हमारे पास इंडिविजुअल स्लेंडरनेस रेशो होगी. ठीक है, फॉर स्नक टाइट बोल्टेड कनेक्शन. अब मैं आपको जो कंडीशन बता रहा था वो यहाँ पे यूज हो रही है. सो दिस इज द स्लेंडरनेस रेशो फॉर द स्नक टाइट बोल्टेड कनेक्शन. सो अब आपको क्लियर हो गया होगा, दिस इज द स्लेंडरनेस रेशो, मॉडिफाइड स्लेंडरनेस रेशो जो हमें चाहिए. ठीक है, दिस इज दैट होल स्लेंडरनेस रेशो ऑफ द बिल्ट अप मेंबर एंड दिस इज दैट इंडिविजुअल स्लेंडरनेस रेशो ऑफ द मेंबर. ठीक है, और ये अंडर द रूल वगैरह सब कुछ. सो दिस इज द फॉर्मूला टू डू इट. ठीक है, सिमिलरली दिस इक्वेशन कैन बी यूज टू फाइंड आउट द मॉडिफाइड स्लेंडरनेस रेशो फॉर वेल्डेड कनेक्टर्स एंड फुली टाइटन मेंबर्स. ठीक है, वेल्डेड कनेक्शंस है या फुली टाइटेड है. ठीक है, एज रिक्वायर्ड फॉर द स्लिप क्रिटिकल जॉइंट्स. तो बेल्ट जो वेल्डेड होगा वो स्लिप क्रिटिकल भी होगा. स्लिप क्रिटिकल का मतलब ये है कि देयर इज नो परमिशन फॉर द प्लेट्स टू स्लिप ओवर ईच अदर. आपने बोल्टेड कनेक्शन किया हुआ है तो बोल्ट्स आपने इतने टाइट किए हुए हैं प्लेट्स के ऊपर कि दोनों प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर स्लिप नहीं हो सकते बिल्कुल भी. ठीक है, सो देन दिस इज कॉल्ड स्लिप क्रिटिकल जॉइंट्स. ठीक है, और उसमें हमारे पास ये है. ठीक है, और वेल्डेड में भी वेल्डेड आप करोगे या बोल्ट्स को ज़्यादा टाइट करोगे तो फिर हमारे पास स्लिप क्रिटिकल कनेक्शन बनेगा. ठीक है, अच्छा यहाँ पे बाकी चीज़ें तो आपको पता है. 0.82, दिस इज दैट एल्फा ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ. व्हाट इज इट इक्वल टू, दिस इज h डिवाइडेड बाई 2 RIP. ठीक है, और ये सब कुछ आप इसमें पुट कर लोगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो अभी आपको मैंने ये सिचुएशन में जो यहाँ पे पैरा में लिखी हुई है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आपने किस एक्सिस पे मॉडिफाइड स्लेंडरनेस रेशो देखना है. जिस एक्सिस पे ये कंडीशन बने कि एक साइड पे कंप्रेशन, दूसरे पे टेंशन और दरमियान में ट्विस्टिंग आए, जिस एक्सिस पे ये बने. So if it happens on the y-axis, so then modified slenderness ratio should be calculated of the y-axis only. ठीक है, if this situation I am explaining it right now occurs on the x-axis, then that modified slenderness ratio should be calculated for that x-axis only. ठीक है जी, so no need to find it for both the axes. Just go through the member and look for which cases like of the same type where we need to have the modified slenderness ratio. ठीक है, so here this thing is explained. These are the axes. ठीक है, I've worked on earlier. And the slenderness ratio of the individual component between the connectors, okay, A divided by RI should not exceed 75%. So individual member की जो slenderness ratio है should not exceed the 75% of the governing slenderness ratio of the built up member. So governing slenderness ratio हमारे पास वही है ओवरऑल जो whole slenderness ratio है, तो उसके 75% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. ज़्यादा हो गई तो फिर ये मेंबर इंडिविजुअली फेल होगा जिस तरह इस फिगर में बताया गया है. ठीक है, इसमें दिस वन. ठीक है जी, नाउ मूविंग ऑन.
करेक्शन फॉर सिंगल एंगल्स। तो सिंगल एंगल्स के लिए हम किस तरह की करेक्शंस करते हैं? सो हियर इट इज़, ठीक है। प्लेनर ट्रसेस, ठीक है, बिल्कुल वन प्लेन में। एंड स्पेस ट्रसेस, जब हमारे पास थ्री डायरेक्शंस में ट्रस फैला हुआ हो। दिस जो हमारे पास यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है, दिस वन इज़ प्लेनर, दिस वन इज़ प्लेनर ट्रस, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास आउट ऑफ द प्लेन भी इसके एक्सिस होते और थ्री एक्सिस होता, तो देन इट वाज स्पेस ट्रस, ठीक है। सो प्लेनर ट्रसेस में हमारे पास के एल डिवाइड बाई आर इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ओवरऑल स्लैंडरनेस रेशो जिसको हम कहते हैं। फॉर द कंडीशन व्हेन एल डिवाइड बाई आर एक्स इन द एक्स एक्सिस जो रेडियस ऑफ gyration है, this slenderness ratio is less than or equal to 0, greater than or equal to 0, and less than or equal to 80. If this situation occurs for the planar trusses, this will be the formula for KL divided by R. And when this condition occurs, this will be the formula for uh, KL divided by R. And space trusses में फिर हमारे पास ये कंडीशन है, this will be the formula and this will be the formula, and this is for 200, less than 200 and less than 200 as well, ठीक है। So here it is, for both axes आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, x एक्सिस में भी, y में भी और z में भी, ठीक है। So that's it about this tutorial. In the next tutorial of the same week, inshallah, we will discuss about the design flowchart of compression members. Okay, how can we do this process? Okay, so here it is, how to calculate the loads, how to work for the checks, and how to find out is area required and the trials, and all the process that was actually डन इन द टेंशन मेंबर्स एज वेल, तो उसको हम दोबारा से थोड़ा रिपीट कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। अस्सलाम वालेकुम।